हेलो गाइस, मैं डीसी यादव आप सभी लोगों का DCIS पे भरपूर स्वागत करता हूं। झारखंड की विधानसभा ने 77% आरक्षण सीमा का बिल पास किया है और इसने केंद्र सरकार से सिफारिश की है कि इसे 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। तो हम चर्चा करेंगे कि क्या झारखंड के 77% आरक्षण सीमा को कोर्ट वैधानिक रूप से मान्यता देगा। क्या इंदिरा साहनी का जो वर्डिक्ट आया था 1992 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण की जो टोटल सीमा है वो 50% से ऊपर नहीं होनी चाहिए, अब EWS कोटे को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मंजूरी देने के बाद टोटल अगर देखा जाए तो 60% हो सकता है। बट झारखंड की विधानसभा ने आरक्षण की सीमा को 77% करने वाले बिल को मंजूरी दे दी है। ऐसे में क्या ये बिल अपने अस्तित्व में आएगा, हम इस पे चर्चा करेंगे। जानेंगे कि 1992 के इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया था और आरक्षण का क्या आधार रहा है भारत में, और भारतीय संविधान के किस आर्टिकल्स में इसकी चर्चा की गई है। यदि हमारे साथ आप नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए DCIS इंस्टीट्यूट को। अब बात करते हैं दोस्तों, झारखंड के द्वारा किया गया जो बिल पास है। आपके सामने द हिंदू की खबर है, अलग अलग अखबारों ने इसको पब्लिश किया है कि झारखंड असेंबली पासेज बिल टू राइज रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब 77%। हम बात करेंगे जो सेवाओं से संबंधित आरक्षण है, जिसमें झारखंड के विधानसभा में 77% पास किया है। आगे द हिंदू ने लिखा है कि स्पेशल असेंबली सेशन ऑफ झारखंड पासेस बिल यूज 1932 लैंड रिकॉर्ड्स डिटरमाइंड एंड डोमिसाइल स्टेट्स another bill passed and rise total reservation for the difference category 77%। तो ये जो 1932 का लैंड रिकॉर्ड्स है, इसी के आधार पे 9वीं अनुसूची में शामिल करने का अनुरोध किया है झारखंड सरकार ने, क्योंकि 9वीं अनुसूची जो है ये भूमि से संबंधित है। आपके सामने जनसत्ता की खबर है कि झारखंड की हेमंत सरकार ने 77% वाले सरकारी नौकरियों में जो ST, SC, OBC, ABC संबंधित वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, और जहां 14% OBC को आरक्षण मिलता था, अब ये बढ़ के 27% हो जाएगा। आपको पता है कि मंडल आयोग ने 27% OBC रिजर्वेशन का रिकमेंड किया था, जिसके बाद ये अस्तित्व में आया। और जहां पहले झारखंड में SC कैटेगरी यानी शेड्यूल कास्ट के लोगों को 10% का आरक्षण मिलता था, वही अब 12% मिलेगा। शेड्यूल ट्राइब की अगर मैं बात करूं, अनुसूचित जनजाति की, तो ये जहां 26% को रिजर्वेशन मिलता था, अब ये 28% हो जाएगा। OBC की बात करें तो जहां 14% का आरक्षण इन्हें था, अब 27% का हो जाएगा। और EWS को जहां 10% का आरक्षण के लिए भारत सरकार ने संशोधन किया था संविधान में, जिसे सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिल गई है, तो अब इसे मिला के टोटल 77% का रिजर्वेशन हो जाएगा गवर्नमेंट की, झारखंड गवर्नमेंट की। आपके सामने न्यूज 18 की एक खबर है, मैंने वहां से कटिंग ली है। अब मैं बात करता हूं कि 77% जो आरक्षण है क्या ये संवैधानिक है, क्योंकि अलग अलग अपने फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने अलग अलग राज्यों के आरक्षण को असंवैधानिक घोषित किया है। जैसे तमिलनाडु में जब 1 ईयर को 10.5% रिजर्वेशन देने की बात की गई थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया था। इसके अलावा तमिलनाडु ने जब अपने यहाँ मेडिकल कॉलेजों में 50% रिजर्वेशन का प्रावधान किया था, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। इसके अलावा बात करूं, झारखंड का जो पड़ोसी राज्य है छत्तीसगढ़, जब इसने आरक्षण की सीमा लांघी थी 50% को और 58% किया था, तब वहां के
हाई कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के जो बिलासपुर में है, डिस्ट्रिक्ट में है, उसने उसे असंवैधानिक करार दिया था। और जब शिवसेना की गवर्नमेंट ने मराठा को आरक्षण देने की बात की थी 50%, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया था। आपके सामने बीबीसी की न्यूज है। तो अलग अलग अखबारों के माध्यम से आपको पता चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने अलग अलग अपने फैसलों में जो 1992 का इंदिरा साहनी केस में 50% की रिजर्वेशन को रखा था। अगर कोई स्टेट उसे लांघने की कोशिश करता है तो उसमें उसे असंवैधानिक करार दिया गया। अब झारखंड ने ये सीमा लांघी है। तो जब झारखंड ने ये सीमा लांघी है तो क्या ये अस्तित्व में आएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरी बात जो मैंने अपने थंबनेल में कहा कि केंद्र से 9वीं अनुसूची में शामिल करने की बात की गई है। यदि ये 9वीं अनुसूची में शामिल हो जाता है तो फिर एक तरीके से एक कानून बन जाएगा और फिर कोर्ट का कोई भी वर्डिक्ट इस पे अमल में नहीं होगा, क्योंकि 9वीं अनुसूची में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से या संवैधानिक फैसलों से उससे बाहर रखा गया है। यानी एक तरीके से ये माना जाए कि अब झारखंड सरकार चाहती है कि इसका 77% का जो आरक्षण है सेवाओं में, मैं बात करूंगा आरक्षण, सेवाओं का आरक्षण क्या होता है और जो शिक्षण संस्थान में आरक्षण दिए जा रहे हैं वो क्या होते हैं, जो राजनीतिक आरक्षण है जैसे लोकसभा विधान और हमारे विधानसभा में, उस पर भी चर्चा करेंगे आगे। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि 9वीं अनुसूची में शामिल क्यों करना चाहते हैं। क्योंकि 1932 में इनका एक अपना एसटी जो समुदाय रहती है, जनजाति समुदाय रहती है, उससे संबंधित एक कानून था। खेतीहीन यानी जिनके पास भूमि नहीं है उन लोगों को रिजर्वेशन देने के लिए बनाया गया था। अब ये भूमि से संबंधित है तो उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करवाना चाहता है झारखंड की गवर्नमेंट। अब हम बात करते हैं कि इसमें अड़चने क्या क्या हैं, क्यों ऐसा उम्मीद कर रही है, क्या अड़चने आ सकती हैं इस सामने। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपको पता होगा कि जो हेमंत सोरेन है, मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, ईडी ने इन्हें समन भेजा। तो कहीं ना कहीं विवादों के घेरे में है, लाभ के पद को लेके हुए, और सरकार इनकी खतरे में दिखाई दे रही है। तो जनता के बीच में विश्वास बनाए रखने के लिए और अपने आप को एक अलग छवि में पेश करने के लिए झारखंड के गवर्नमेंट ने 77% वाले रिजर्वेशन को मंजूरी दे दी है। अब अप्रूवल बाकी है भारत सरकार से, क्योंकि भारत सरकार अगर इसे 9वीं अनुसूची में शामिल कर देता है तो ये कोर्ट के दायरे से बाहर हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, और अगर इसको दायरे से बाहर नहीं करता है तो ये फिर इंदिरा साहनी केस का जो वर्डिक्ट आया था 1992 में, जो 9 जजों की बेंच थी जिन्होंने 6-3 से निर्णय दिया था, उसके दायरे में आ जाएगा। क्योंकि उसके तहत इंदिरा साहनी केस में कहा गया था कि टोटल रिजर्वेशन 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। प्रेजेंट टाइम में अगर रिजर्वेशन की बात की जाए तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि जो आरक्षण है इनके 3 कैटेगरी है। ठीक है। एक तो सेवाओं में आरक्षण है, जो सर्विसेज है उसमें आरक्षण है। एक आपका शिक्षण संस्थानों में आरक्षण है, जहाँ पे आप शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। और एक राजनीतिक संस्थान जैसे आपका लोकसभा हो गया, जैसे आपके राज्य के विधानसभा हो गए, इनमें है। तो ऐसे में आरक्षण की बात की जाए तो अब सेवाओं में जो आरक्षण है आपको पता होगा, शिक्षण संस्थान में जो आरक्षण है ये आजकल 15 सब क्लॉज 4 में है। अगर मैं बात करूं सेवाओं में आरक्षण तो आजकल 16 सब क्लॉज 4 में है। और इसमें बात की जाए तो आजकल 330 और 332 में है। ठीक है। तो ये है आरक्षण। अब आरक्षण के अगर इतिहास की बात की जाए दोस्तों, तो भारत के संविधान में आरक्षण के लिए हमने आपको बताया
एक तो आर्टिकल 15 यानी अनुच्छेद 15, एक आर्टिकल 16 यानी अनुच्छेद 16 में प्रावधान है। लेकिन इनमें पहले से आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं था। ये आरक्षण आर्टिकल 15 और 16 में तब आए जब चमकम दोराई राजन मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। अगर बात की जाए चमकम दोराई राजन मामले की, तो चमकम दोराई राजन जो मद्रास की रहने वाली थी, एक महिला थी, इन्होंने आर्टिकल 16 जो फर्स्ट है, सब क्लॉज फर्स्ट, उसको आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया है कि हर व्यक्ति को अवसर की समानता मिलेगी, यानी किसी भी व्यक्ति को राज्य के अधीन सेवाओं में, अगर राज्य के अधीन कोई भी सर्विसेज है, इस सर्विसेज में सभी के साथ समान अवसर की बात की गई है आर्टिकल 16 सब क्लॉज 1 में। तो यदि रिजर्वेशन दिया जाता है किसी व्यक्ति को, तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट, जो समानता का अधिकार है हमारा, आर्टिकल 16 फर्स्ट का ये उल्लंघन होगा। इसके तहत चमकम दोराई राजन ने कोर्ट का रुख किया था, जिसके बाद कोर्ट ने तत्कालीन प्रभाव के रिजर्वेशन जब दिया गया था उसमें उसको रद्द कर दिया था। यानी उस समय जब रिजर्वेशन को लाया गया तो चमकम दोराई राजन ने चैलेंज किया था और उस समय कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया था। लेकिन बाद में इसे देखते हुए भारत सरकार ने पार्लियामेंट में, भारतीय संसद ने पहला संविधान संशोधन किया 1951 में। 1951 में भारत सरकार ने जब पहला संविधान संशोधन किया तो आर्टिकल 16 में, जहां पहले 16 सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2, सब क्लॉज 3, सब क्लॉज 4 और सब क्लॉज 5 थे। ठीक, ये पहले से आर्टिकल 16 हमारे मूल संविधान में थे। लेकिन जब पहला संविधान संशोधन किया गया तो इसमें क्या हुआ कि निवास के आधार पे पिछड़े वर्ग के लोगों को छूट देने का प्रावधान किया गया। ओके, और उस समय जो आरक्षण था दोस्तों, वो सामाजिक आधार पे था। सामाजिक आधार पे था, यानी सामाजिक आधार पे एससी और एसटी कैटेगरी को दिया जाएगा। सामाजिक का तात्पर्य जाति के आधार पे था, ना कि आर्थिक आधार पे था, क्योंकि उस समय माना गया कि जो जाति के लोग होते हैं, निचली जाति के लोग होते हैं, वो गरीब कैटेगरी में आते हैं। और उससे लेकर तब से हमारे संविधान में हर 10 वर्ष के बाद आरक्षण का प्रावधान किया जा रहा है। लेकिन बाद में आपको पता होगा बीपी मंडल जी की अध्यक्षता में जब मंडल आयोग की गठन हुई तो उसने 27 रिजर्वेशन का प्रावधान किया ओबीसी के लिए, यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। और बाद में जब गवर्नमेंट आई वीपी सिंह की तो उसने इसे लागू कर दिया। और लागू करने के बाद तब जो निकल के आया आरक्षण की सीमा, वो ये थी कि एसटी कैटेगरी को 15% आरक्षण, एसटी कैटेगरी को 7.5% आरक्षण और ओबीसी को 27% आरक्षण। अब आप अगर इसे देखेंगे, टोटल जो रिजर्वेशन हुआ वो 49.5% हुआ। अब सवाल ये उठता है कि मंडल आयोग ने जब 27% की रिकमेंड की, उसे तत्कालीन सरकार के द्वारा लागू किया गया और ये 49.5% हो गया। ठीक, अब सुप्रीम कोर्ट में मामला कहां से जाता है? इंदिरा साहनी का। हम इस पे बात करते हैं। दरअसल
1991 में जब भारत में सरकार अस्थिर हुआ करती थी, उस समय पीवी नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट आई, जो कांग्रेस शासित सरकार थी। उसने ईडब्ल्यूसी यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% रिजर्वेशन का प्रावधान किया। ये 10% जब रिजर्वेशन का प्रावधान किया तो इंदिरा साहनी जी ने भारत सरकार के इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी, क्योंकि आरक्षण की सीमा दिन रात बढ़ती जा रही थी और इंदिरा साहनी जी को लगा कि देश में आरक्षण पॉलिटिक्स चल रही है और ये देश के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए उन्होंने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की बेंच बैठी, जिसने 6-3 के बहुमत से फैसला दिया। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण की जो कुल सीमा है वो 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और जो पीवी नरसिम्हा राव ने 10% के EWS का प्रावधान किया था उसे निरस्त कर दिया, यानी इससे ऊपर अब आरक्षण की सीमा नहीं हो सकती है। इसी आरक्षण की सीमा को बार बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अलग अलग हाई कोर्ट के द्वारा अपने फैसले में मेंशन किया गया। और इसमें एक बात ये भी हुई थी कि क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर की बात हुई थी कि जो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं ओबीसी, उसमें क्रीमी लेयर मतलब जो संपन्न लोग होते हैं, नॉन क्रीमी लेयर मतलब जो असंपन्न लोग होते हैं, उनको 2 भाग में डिवाइड करने की बात की गई थी। और इसमें इंदिरा साहनी की केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि जो नॉन क्रीमी लेयर के लोग हैं उन्हें ही आरक्षण मिले, जो क्रीमी लेयर के लोग हैं उनको रिजर्वेशन ना दिया जाए। पहली बात तो ये। तो एक तरीके से काफी बहुत बड़ा वर्डिक्ट था, ऐतिहासिक फैसला है इंदिरा साहनी केस में कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन ना हो, जो नॉन क्रीमी लेयर के लोग हैं उन्हें ही केवल रिजर्वेशन मिले, क्रीमी लेयर के लोगों को रिजर्वेशन ना दिया जाए। इसके अलावा अगर बात की जाए कि जो आरक्षण का आधार था ये मेनली सोशल था, यानी सामाजिक आधार पे आरक्षण दिया जाना चाहिए, आर्थिक आधार पे नहीं। इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया था। और कास्ट सिस्टम जो है, जाति के आधार पे आरक्षण हो, इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया था। लेकिन इसमें क्या है कि इंदिरा साहनी केस में एक बहुत बड़ी बात छोड़ दी थी सुप्रीम कोर्ट ने कि इट इज ओनली एक्स्ट्राऑर्डिनरी रीजन, यानी असाधारण परिस्थितियों में 50% की सीमा को बढ़ाया जा सकता है। अभी इसको पकड़िए, इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशंस इसमें 50% की सीमा से ऊपर जाया जा सकता है। अब इसी 50% की सीमा को जो असाधारण परिस्थितियों में बढ़ाया जा सकता है, इसी को आधार बनाते हुए भारत सरकार ने 1 से 3वां संविधान संशोधन किया, जिसके तहत आपको पता है EWS कैटेगरी के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस पे मुहर लगा दी, यानी इसको वैध माना है। लेकिन आज भी इंदिरा साहनी का वो मामला जिसमें उसने 50% आरक्षण की सीमा को तय किया था, ये उसमें मेंशन नहीं होगा। ये 10% जो है अलग से रहेगा, ये आर्थिक आधार पे दिया जाता है, जब बाकी जो ये 50% है ये सामाजिक आधार पर रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि 10% का जो आरक्षण है ये इसमें शामिल नहीं है। और 1992 के अपने के वर्डिक्ट में जो बताया था कि असाधारण परिस्थितियों में बढ़ाया जा सकता है, उसको भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि
10% का जो आरक्षण है, भारत सरकार का फैसला ये सही है। तो ये थे रिजर्वेशन से संबंधित कुछ मुद्दे। अब हम बात करते हैं आर्टिकल्स की। तो भारत के संविधान में 3 तरीके के आरक्षण का प्रावधान है। आर्टिकल 15 की बात करूं तो आर्टिकल 15 में कहा गया है कि राज्य में जो शैक्षणिक संस्थान है, आर्टिकल 15 सब क्लास 4 में जो राज्य में शैक्षणिक संस्थान है उसमें आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। यानी शिक्षा के क्षेत्र में किसी व्यक्ति को रिजर्वेशन दिया जा सकता है यदि वह सामाजिक रूप से, जातिगत रूप से पिछड़ा हुआ है। दूसरा जो भारत के संविधान में आरक्षण का प्रावधान है वो आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 में है, जिसमें सेवाओं में दिया गया कि सेवा क्षेत्रों में किसी व्यक्ति को रिजर्वेशन दिया जा सकता है यदि वह सामाजिक क्षेत्र से दृष्टि से और जातिगत दृष्टि से समाज में पिछड़ा हुआ है। और तीसरा जो है, ये जो हमारी संसद है, पार्लियामेंट है और जो हमारी विधानसभा है उसमें प्रावधान किया गया है। ये प्रावधान है संसद की अगर बात की जाए तो आर्टिकल 330 में रिजर्वेशन का प्रावधान है संसद में सदस्यों को, जबकि यही राज्य विधानसभाओं की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 332 में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आरक्षण से संबंधित कुछ मुद्दे जिसको हमने आपके सामने साझा किया। अब यदि झारखंड का 77% का ये रिजर्वेशन नवीन अनुसूची में शामिल हो जाता है तो ये आ सकता है। अदरवाइज अगर ये कोर्ट में जाता है और इसे चुनौती दी जाती है तो इंदिरा साहनी केस के तहत इसे निरस्त किया जा सकता है, क्योंकि यदि ये नवीन अनुसूची में शामिल हो गया तो कोर्ट के दायरे से बाहर हो जाएगा। अभी जो हमारी राष्ट्रपति हैं महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, ये झारखंड से आती हैं, तो हेमंत बिस्वेन साहब को आशा है कि इनका ये बिल जिन्होंने पास किया है ये कानून बन जाएगा। देखते हैं आगे क्या चर्चा होती है, लेकिन आरक्षण संबंधी प्रावधान जो हैं ये देश का एक अहम मुद्दा है। आप लोग अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप मान लीजिए कि आपके मेंस एग्जामिनेशन में जो आपका सोशल सामाजिक है उससे संबंधित जो इशू है, सवाल पूछे जा सकते हैं। तो अपना क्लास यही समाप्त होता है दोस्तों। यदि आप लोग अभी तक हमारे साथ नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए BCIS इंस्टीट्यूट को। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।